ये बहुत अहम तरीन दौरा है। ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। एग्जैक्टली इसमें डिबेट्स होंगे, डिस्कशन होंगे, दोनों अपनी अपनी टेक्निकल टीम के साथ मौजूद हैं। पहले पॉडकास्ट में हमने कहा था कि इसराइल ईरान के सराहने आ बैठे, एक मिसाइल काफ़ी है। तो वहाँ तो मिसाइलों की बारिश हुई है। उसके बाद यूएई की वो हैसियत तो नहीं बनी। ईरान का जंग में बड़ा रोल रहा है, बड़ा अच्छा रहा है। एक तो ट्रम्प पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और वज़ीर-ए-आज़म की तारीफें करता है, दूसरे वो ट्रम्प जो है ना बूटी को भेजता, जाओ तुम इसराइल का दौरा करके आओ। भारत को नुकसान, सबसे बड़ा नुकसान ये है कि दुनिया में वो आइसोलेट हुआ है। पाकिस्तान के पायलट्स ने अपनी महारत साबित की है, दुनिया ने उनको माना है, उनकी डिमांड बढ़ी है। 2025 में हुआ है, इसके बारे में एस्टेब्लिश है कि पाकिस्तान का पल्ला भारी है, पाकिस्तान जीत गया, पाकिस्तान को दुनिया में बड़ी पजीराई मिली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अंडरस्टैंडिंग करंट वर्ल्ड एपिसोड नंबर 20 अनफोल्ड पाकिस्तान में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। दुनिया के अंदर इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है नाज़रीन। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप का दौरा चीन है, दूसरी तरफ यूएई के हवाले से रिपोर्ट सामने आ रही है कि यूएई ने नेतन्याहू को होस्ट किया है ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ईरान एंड इजराइल। मशरक़ वस्ता की सूरत हाल बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही है। मार्का हक़ की सेलिब्रेशन जारी थी, भारत अपनी फ़तह क्लेम कर रहा था, पाकिस्तान जो है वो फ़तहयाब हुआ है और ये पूरी दुनिया ने देखा है। लेकिन डिस्पाइट ऑफ दैट भारत के अंदर भी पता नहीं किस चीज़ की सेलिब्रेशंस हो रही थी। तो एट अ टाइम इस वक्त इस दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है और उसी पर आज हम बात करने के लिए मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ अमान साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। सलाम जनाब। कैसे हैं सर आप? ठीक है। सर मेरे ख्याल से सबसे पहले तो आगाज़ करते हैं कि ट्रंप का दौरा चीन जो है बड़ी अहमियत का हामिल करार दिया जा रहा है, डिप्लोमेटिक साइंस भी नज़र आ रहे हैं। तो आप कैसे देखते हैं इस दौरे को डोनाल्ड ट्रंप के चीन के? मेरे ख्याल में ये दौरा जो ना ट्रम्प का, चाइना का, यानी अमेरिका का चाइना का, ये बहुत अहम तरीन दौरा है। अच्छा। इस वक्त हम इस स्टेज पे हैं, एक ट्रांजिशन का दौर है जिसमें हम एक समुद्री तजारत ट्रेड से निकल के तो आगे ग्लोबलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल। इस वक्त कोई भी एक मुल्क, हमने पहले भी बात की थी, इंटरडिपेंडेंस का दौर है। इसके ऊपर कोई भी एक मुल्क जो है ना वो सुपर पावर या इस तरह की चीज़ें नहीं कर सकता। एक दूसरे का ऊपर इन्हिसार ज़रूरी है। इंटरडिपेंडेंस का मतलब ही है इस वक्त चाइना को भी अमेरिका की ज़रूरत है, अमेरिका को चाइना की ज़रूरत है। थोड़ा फ़र्क होगा 19-20 का, लेकिन दोनों को ज़रूरत है। इकानमी की ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, एआई की ज़रूरत है, कोई रीजनल इशूज़ है, कोई जो है वो उसका। और सबसे बढ़कर आबनाए हरमज़ पर जिसका आपने काफ़ी दफ़ा जिक्र किया कि सबसे ज़्यादा चीन का तेल वहाँ से गुजर कर जाता है और अमरीकी ब्लॉकेड, नाकाबंदी की वजह से उनको नुकसान हो रहा है। उसमें जो चाइना का उधर से तेल आता है ना, वो कोई इतना इतना बड़ा मसला नहीं है। जी। वो तो सॉल्व हो ही जाना है। ठीक है। हाँ जी। वैसे भी चाइना को उधर से जो तेल लेता है वो उसके अलावा भी वो ले सकता है। हमने पहले भी किया था कि अपने इलाका से चाइना ज़्यादा तेल लेता है, तो वो भी इशू कुछ हद तक है। फिर पाकिस्तान से भी कुछ ट्रेड रूट्स बन गए हैं सेंट्रल एशिया तक कनेक्शन करने के लिए और चाइना तक कनेक्शन के लिए, जो कि अभी ट्रेड बड़ी हो रही है वहाँ से भी। तो वो भी एक ऑल्टरनेट रूट के तौर पर इस्तेमाल किया जा कई सकता अल्टरनेट रूट्स हैं, जी। ओवरलैंड रूट्स भी हैं, पाइपलाइंस हैं, कई चीज़ें हैं। लेकिन यह है कि वो अपनी जगह पे मसला है, वो सॉल्व होगा। जैसे मैंने कहा कि अभी है कि ट्रांजिशन देखो दौर होता है ना, आप पहले वाले में है ना आगे स्टेबल हुए हैं, वो चीज़ें होंगी। जी। अब ये अरसे बाद अमेरिकन डेलीगेट का पहला एक दौरा है, ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। एग्जैक्टली। इसमें डिबेट्स होंगे, डिस्कशन होंगे, दोनों अपनी अपनी टेक्निकल टीम के साथ मौजूद हैं। तो उसमें जो है ना दोनों, इसमें जो सियासी मसाइल जो इलाकाई हैं, उसके मसले में चाइना के भी इशूज़ हैं, फिर अमेरिका जो उनके साथ ही है। अच्छा डॉक्टर साहब, वैसे ये इस दौरे के दौरान हमने बॉडी लैंग्वेज को जब देखा, जो वीडियोस, ऑब्वियसली वीडियोस आ रही हैं, तो जो यूएस डेलीगेशन है, अमेरिका का जो डेलीगेशन है, उसकी बॉडी लैंग्वेज उस तरीके से कॉन्फिडेंट नहीं दिखाई दे रही। ऑन दी अदर हैंड जो चाइनीज़ डेलीगेशन और वहाँ पर वफ्द मौजूद है, दे आर लुकिंग वेरी कॉन्फिडेंट और हवास बाख्ता नज़र आ रहे हैं यूएस का डेलीगेशन। और फिर यूएस डेलीगेशन के अंदर 17 सीईओज, बिजनेस टाइकून्स डोनाल्ड ट्रंप अपने साथ लेकर आए हैं। तो ये क्या वजह है इसके पीछे? आप क्या समझते हैं, क्या स्ट्रैटेजी है? वो ऐसे ही लग रहा है कि जैसे वो इकोनॉमिक का दौरा है। हाँ, इट सीम्स मोर लाइक एन इकोनॉमिक विजिट। इकोनॉमिक का है, वरना ये है कि अगर मजीद दौरे होंगे, इसमें तो सिर्फ एक लिंक डेवलप हो रहा है ना जी। तो बाद में जो है ना ये दौरे ज़रूरी है। मतलब अमेरिका आ जाए, उनको नेशनल कांग्रेस से डिस्कशन या अप्रूवल या कुछ ना कुछ
उसको कॉन्फिडेंस पे लेने की बात। और आपने देखा ही है कि इसमें अमेरिकन सेनेट में 1 वोट का फ़र्क था। तो 1 वोट का क्या फ़र्क होता है? इसमें जो डेमोक्रेट्स हैं वो भी उतने ही पावरफुल हैं जितने ट्रम्प की पार्टी है। तो एक चूहे का पहला दौरा है, इसमें उन्होंने चीज़ों को नहीं लिया। जो आइंदा वो करेंगे तो उनको नेशनल कांग्रेस से भी अप्रूवल लेनी होगी और ये सारी चीज़ें, तो फिर उसके बाद ज़्यादा मजबूत बुनियादों पर बातचीत आगे बढ़ेगी। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है जब हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन, इंटरकनेक्टेडनेस। इंटरकनेक्ट तो हो रहे हैं, पहले तो राब्ते ही नहीं थे, तो इंटरकनेक्टेड शुरू हो चुकी है। इसमें टेक्नोलॉजी, एआई के इशूज़ और बहुत सारे इस तरह की चीज़ें जो है वो आगे बढ़ेंगी और कामयाबियाँ होंगी, बेहतरी की तरफ चीज़ें आएंगी। ईरान का मसला सर इस विजिट के बाद आपको क्या हल होता हुआ दिखाई दे रहा है या फिर नहीं दिखाई दे रहा? कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी आ रही है कि ईरान को खलीज के ऊपर अभी रिसेंटली स्टेटमेंट्स आई है कि अपना मौक़िफ़ तब्दील करने के लिए चीन को इस्तेमाल किया जा सकता है कि चीन उन पर दबाव डाले कि खलीज के हवाले से अपना मौक़िफ़ तब्दील करें। तो कोई इम्पैक्ट हो सकता है ईरान और अमेरिका की जंग रुकवाने में, खलीज के हवाले से मौक़िफ़ तब्दील करवाने में? है कि ये जो उनका है ना, चाइना और अमेरिका का जो वक़्त है, जी, जी। इसमें कोई ईरान इतना ज़्यादा अहम नहीं है। कुछ हद तक हो सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा हद तक उसका नहीं है। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप ने भी ज़िक्र नहीं किया। उसमें बहुत सारी चीज़ें तो जो है ना, वो चाइना, रशिया, ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम, उसमें तो ऑलरेडी वो मुत्तफ़िक़ है अमेरिका के साथ कि इनका बात नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ें सारी हैं। बाकी ये है कि वो जो है ना, ईरान का मसला वो थोड़ा डिफरेंट है। उसमें उन्होंने ईरान को सपोर्ट ज़रूर किया है अपनी वजूहात की वजह से, लेकिन बाकी चीज़ें उस तरह से नहीं। अच्छा सर, मिडल ईस्ट के अंदर भी हम देख रहे हैं कि सूरत हाल बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही है और कुछ ख़बरें आती हैं। रात को एक ख़बर आती है इज़राइली वज़ीर आज़म के ऑफ़िस की जानिब से, ऑफ़िशियल उनकी जानिब से एक पोस्ट सामने आती है। उस पोस्ट के अंदर ये कहा जाता है कि यूएई का मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा करते हैं नेतन्याहू। और कब ये दौरा किया जाता है? ये दौरा किया जाता है ईरान और इज़राइल के माबैन जंग के दौरान। तो एक बहुत बड़ा चूँकि इंकिशाफ है और जो दीगर इस्लामी ममालिक हैं उस उनके अंदर भी कुछ ख़दशात पैदा हो चुके हैं और यूएई के हवाले से बड़ी तनक़ीद भी की जा रही है उन पर। ऑल्दो यूएई ने तरदीद की है उसकी, लेकिन इज़राइली ऑफ़िशियल अकाउंट्स इस बात को, उनके वज़ीर आज़म ऑफ़िस के हैंडल्स की जानिब से ये ट्वीट्स सामने आ रहे हैं, बयानात सामने आ रहे हैं। तो हाउ डू यू सी दिस विज़िट ऑफ नेतन्याहू इन अ गल्फ़ कंट्री? इसमें इसराइल और यूएई का तो पहले ही दफाई वायदा है, एक दूसरे के साथ उनका पहले वायदा है। पहले पॉडकास्ट में हमने कहा था कि इसराइल ईरान के सराहने आ बैठे, यानी यूएई में तो उनका वायदा जब मर्जी आ सकते हैं, जा सकते हैं, इस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन मतलब इसको यूएई के लिए है कि यूएई अरबों से आइसोलेट हो रहा है, उसकी अपनी रियासतें टूट रही हैं। वो जो इससे इसराइल के मसले के ऊपर अरब अवाम खास तौर पे वो इसराइल के ख़िलाफ़ है, इसराइल के साथ अरबों में अंदर घुसने के ख़िलाफ़ है और यूएई ने उनको घुसाया है। इसलिए उनका शारजा से अलग अलग होने की खबरें आ रही हैं। बाकी जो उनकी स्टेट्स हैं, वो चार पांच स्टेट है गलबन यूएई की, उनके भी बहुत सी स्टेट्स के अलग होने की खबरें आ रही हैं। तो ये तो उनके लिए कोई फ़ायदेमंद बात नहीं है। मतलब जो यूएई, ये एमबीजेड मोहम्मद बिन ज़ैद अगर हम कहें, ये जो पॉलिसीज़ बना रहे हैं या फिर ये इज़राइल के जो करीब हो रहे हैं, इनसे ख़ुद यूएई की रियासतें इत्तेफ़ाक नहीं कर रही। देखिए, उसमें इसराइल से करीब होने के कई तरीके होते हैं ना, नाप भी होते हैं। सारे उस तरह नहीं हो गए ना जिस तरह यूएई हुआ है। जी। वो तो उस इलाकाई उनकी रीजनल पॉलिटिक्स है, उस हवाले से कुछ कर रहे था ही, कुछ ना कुछ हद तक अपनी उनकी मूडी मसले। लेकिन यूएई तो खुल्लम खुल्ला वादा किया ना इसराइल के साथ, उससे अब तक तो अरब नहीं जाना चाहते। जी। लेकिन दूसरे वैद होते ऐसे कैमोफ्लेज किस्म की चीज़ कि हम इसराइल के खिलाफ हैं लेकिन अंदर से मतलब भी है। लेकिन यूएई तो खुल्लम खुल्ला है, उस हद तक तो अरब के जो अवाम है उनको भी ये कबूल नहीं होगा ना। तो अरब ममालिक का अगला स्टेप क्या होगा यूएई को देखते हुए? और अल्लाह से यूएई और आइसोलेट होगा, आइसोलेट कर दें, मतलब बिल्कुल उसको कॉर्नर कर दिया जाएगा? आइसोलेट होगा या यूएई को इसराइल के साथ मैदा तोड़ना पड़ेगा। अरबों के साथ जाना है तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। लेकिन आपको लगता है कि वो करेंगे ऐसा? क्योंकि उनके पास तो ऑप्शन मौजूद था, चॉइस मौजूद थी और उन्होंने ऐसा लग रहा है कि इस्लामी ममालिक के बजाय इज़राइल का इंतखाब किया। ये उनके एक्शंस जिस तरह आप बता रहे हैं, दिफाई मुआहदा किया, उनको जिस तरीके से खुलम खुला आने जाने की इजाज़त है। यूएई का एक और मसला भी है कि इसमें जो अबू धाबी और दुबई है, दुबई के पास तो ऑयल कोई नहीं, वो इकोनॉमिक सोर्स और
बहुत कम। टूरिज्म पे डिपेंड करता है। कम था, एंटरटेनमेंट की चीज़ें थी। हम्म, और वो जो उनके लिए तो सारे को डिस्टर्ब करने के लिए जो इन्वेस्टर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस शेक करने के लिए एक मिसाइल काफ़ी है। हम्म, तो वहाँ तो मिसाइलों की बारिश हुई है। हम्म, उसके बाद यूएई की वो हैसियत तो नहीं बनी, तो एग्जैक्टली। पीछे जानी जानी है, वो सारी ऑब्वियस है। लोग वहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं, माइग्रेट हो रहे हैं। अब वो किस हद तक उसको सेव करता है इसराइल या अमेरिका या जो भी करते हैं, वो उस तरह पॉसिबल नहीं है। सर एक तरफ हम मिडल ईस्ट के अंदर ये सब देख रहे हैं, इसके बाद फिर ईरान का भी रिस्पॉन्स हमने देखा। ईरान कह रहे कि हमें पता था कि कौन क्या कर रहे हैं और हमें पता है कि कौन हमारे दुश्मनों की सफ़ में खड़ा है, तो इसका जवाब दे उनको ठहराया जाएगा। ईरान रिस्पॉन्स दे सकते हैं, रिस्पॉन्स देगा तो क्या रिस्पॉन्स होगा ईरान का इस मरतबा? यूएई के मतलब जी यूएई के मसले में उनका रिस्पॉन्स क्या होना है? वो तो जानते उन्होंने काफ़ी उनकी तबाही की बिल्कुल ऐसे ही है। और उन्होंने साबित कर दिया कि तुम हमारे बगैर कुछ नहीं, बिल्कुल। तुम हमारे पड़ोसी हो। अब देखें ना, ईरान बड़ा 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 मुल्क है। उन्होंने पहले भी कहा था कि यहाँ ऊपर से सारे ये गल्फ ममालिक जो है, गल्फ से देखे, इराक ले ले, आगे कुवैत ले ले, आगे अब बहरीन ले ले, कतर ले ले और यूएई है, ये सारे ममालिक मिल के इनका एरिया भी ईरान से कम है, इनकी आबादी भी ईरान से कम है। ये तो मजबूत तो आपको छोटी छोटी रियासतें हैं, हाँ जी, वो उनका सारा गुजारा तेल पे है, या यूएई का जो दुबई है उसका एंटरटेनमेंट में। अबू धाबी के पास थोड़ा बहुत तेल है और बाकी सब बचा है, वो कुछ उनका गुजारा हो सकता है, लेकिन वो भी कब तक होगा, ये बात है। इनको आपस में इलाकाई इत्तेहाद करना पड़ेगा, रीजनल यूनिटी, उसके बगैर। और ज़माना भी आगे ऐसे ही आ रहा है जिसको हम कहते हैं इंटरडिपेंडेंट, उस पर करना पड़ेगा। ईरान को भी दुनिया से कनेक्ट होना पड़ेगा। ईरान का बड़ा जंग में जो उनका रोल रहा है बड़ा अच्छा रहा है, लेकिन बेसिकली वो ईरान का जोग्राफिया है जिसका कई दफ़ा कि जिसने उनको बचाया। उनको बहुत से लोगों को जोग्राफिया की समझ नहीं होती, वो जोग्राफिया असल में है उनका ईरान का, अच्छा जिसने उसको बर्तरी दिलवाई है या कुछ इस किस्म की है जिसमें। अब देखें, इसकी मिसाल इससे भी दी जा सकती है, जैसे आपका शुमाली वज़ीरिस्तान है, उसे बहुत सारी गाड़ें हैं, पहाड़ और क्या कुछ कई ऐसी चीज़ें, उसमें कोई अंदर नहीं घुस सकता। हालांकि उनके पास क्या है, तालिबान के पास वैसे महफूज जगह बैठे हुए। इसी तरह ईरान जो है ना, उसके जो 3 टाइप पे में पहाड़ हैं और कोई अब हमलावर कभी आज तक अंदर दाखिल नहीं हुआ, तो ज़्यादा बम्बार्डमेंट कर सकते हैं। और पाकिस्तान भी और बाकी भी पहले भी जंगें जो हुई हैं शुमाली वज़ीरिस्तान में, बहुत सारी बम्बार्डमेंट हुई है, लेकिन तालिबान वहाँ पे मौजूद है, वो कसर से मौजूद है, जब मर्जी आ जाते। तो अब यह है कि ऐसे जो होती हैं जगह, उनके लिए जोग्राफिया बड़ा रोल प्ले करता है। ईरान का जोग्राफिया बहुत फेवरेबल है उनके लिए, बड़ा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ज़बरदस्त किस्म। अच्छा सर, अगर हम बात करें, चूँकि मिडिल ईस्ट के अंदर तो हमें ये तमाम तर सूरत हाल नज़र आ रही हैं, तब्दील हो रही हैं, एलाइज़ बन रहे हैं। इसी तरीके से ट्रंप के दौरे पर भी हमने बात की। मार्का हक़ मई का महीना है, तो उस पर कैसे बात ना हो, उसका कैसे ज़िक्र ना हो। मार्का हक़ हुआ, पूरी दुनिया ने पाकिस्तान की फ़तह देखी। तो एक तरफ भारत है, एक तरफ पाकिस्तान है। पाकिस्तान को अब पूरी दुनिया ने पाकिस्तान की न सिर्फ दिफाई सलाहियतों को तस्लीम किया, बल्कि व्हाट पाकिस्तान इज़ कैपेबल ऑफ डूइंग पूरी दुनिया ने देखा। तो मार्का हक़ के मौके पर क्या आप भारत को देख रहे हैं कि इस जंग को आप कैसे देखते हैं जो लास्ट ईयर हुई? उस जंग ने पाकिस्तान को कहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया और भारत को कहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया? ये जो मार्का हक जिसको हम कह रहे हैं, जिनमें 2025 जी 2025 में था ना, जी। ये जो हुआ है 4 रोज़ा जंग जो हुई है, हम्म, ये एक बड़ी डिफरेंट जंग है। इंडिया के साथ, भारत के साथ हमारी पहले भी जंगें हुई हैं। बिल्कुल। ये पहले 2 जंगें ख़त्म होती रही हैं, उसके ऊपर इंडिया ने कहना हम जीत गए, हमने कहना हम जीत गए। ये सारी चीज़ें सारी अभी तक उसमें सारी कंट्रोवर्सी, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हमें दिखाई दिया। लेकिन ये जो मई 2025 में हुआ है, इसके बारे में इस्टेब्लिश है कि पाकिस्तान का पल्ला भारी है, पाकिस्तान जीत गया, पाकिस्तान को दुनिया में बड़ी पजीराई मिली। देखें, जंग में जीत होता है, एक तो आपका प्लानिंग होती है, जी मनसूबाबंदी होती है, दूसरा आपका पावर जो होती है, वेपन होते हैं आपके पास जो है, बाकी चीज़ें एयरफोर्स से हमारी इस किस्म की चीज़ें, उनकी टेक्निक होती है, उनकी महारत होती है, वो बड़ी चीज़ है। पाकिस्तान के पायलट्स ने अपनी महारत साबित की है और उन्होंने, दुनिया ने उनको माना है, उनकी डिमांड बड़ी है। बेशक वो चाइना की टेक्नोलॉजी थी जो भी थी, लेकिन यूज़ तो पाकिस्तानी पायलट्स ने की है। बिल्कुल चाइना को भी उसका फ़ायदा हुआ है ऐसे कि उनकी कीमतें बढ़ गई, ऐसे डिमांड बढ़ गई है। तो ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है। बाकी जहाँ तक मार्का हक़ की बात है,
ये तवील कहानी है। ये तो जब से इंसान ने इसको और इसके ऊपर अपनी सरगर्मियां शुरू की हैं, तब से हक को बातिल का मार्का जारी है। बेशक ये तो हबील और कबील से शुरू हो जाता है। बेशक। जो कबील को कत्ल किया गया तो हबील को तुम्हें सारा लालच और इसके तो हवा की जो ना कब्जे करने की चीज़ें करने की वो होती रहती है। फिर सारा पूरा सफ़र है इंसानों का, जिसमें से गुजरते हुए वो जिसमें गुलामी का दौर था, बाकी चीज़ें थी। पैगम्बरों ने उसके लिए आरों से चीरे गए, मारे गए, फांसियाँ दी गई, मुल्क बदर किए गए। हज़रत इब्राहीम थे अनवर देखे, लेकिन उन्होंने हक की बात बुलंद की, बिल्कुल। हक को फैलाया। इसी तरीके से पाकिस्तान ने भी हक के लिए आवाज़ बुलंद की और पाकिस्तान ने भी इसी तरीके से हक के लिए आवाज़ बुलंद की और इसीलिए इसको मार का हक कहा जाता है कि हक और बातिल की जंग थी और हक इसमें फतेहयाब हुआ। बिल्कुल ऐसा ही है। तो सर भारत को क्या नुकसान हुआ इस जंग के बाद? भारत को कैसे देखते हैं आप? भारत को नुकसान, सबसे बड़ा नुकसान ये है कि दुनिया में वो आइसोलेट हुआ है। हाँ। ये सबसे बड़ा उसका नुकसान ये है कि पहले तो ये है, लेकिन ये है कि ये चीज़ें अभी सब बड़ी मुबहम है। आप ये देखें कि पीछे जंग हुई है सारी, जो ईरान वाली, इसराइल ईरान वाली, तो ट्रंप का भी आपको पता ही है। एक तरफ ट्रंप जो है वो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म की तारीफें करता है, दूसरे वो ट्रंप जो है ना बूटी को भेजता है, जाओ तुम इसराइल का दौरा करके आओ नेतन्याहू के साथ। अब क्या हम ये वाज़ेह आपके कि नेतन्याहू ट्रंप का भी दोस्त है और मोदी का भी दोस्त है, तो ये क्या ट्रायंगल बन रही है? अगर ए बी का दोस्त है और बी सी का दोस्त है तो ए और सी भी आपस में दोस्त होंगे। वाज़ेह, हाँ बिल्कुल। वो तीनों बड़े वाज़ेह हैं, जो मर्जी वो कहते रहे। तो अभी पाकिस्तान का ये हुआ है कि इस जंग के नतीजे में इसमें जो हमारी फौज है और हमारी खासतौर पे इसमें हमारी जो सिफारतकारी थी, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप, वो स्वार्थकारी के महत्व पे भी हमने वो जंग जीती है। बेशक हमने ऐसे लोग को दुनिया में पेश किया, लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया, एक्सेप्ट किया। उन्होंने अपना बहुत बड़ा सियासतदान सुशील थ्रोवर भेजा था, तो उसमें बिलावल ने उसको चक्कर चढ़ा दिए दुनिया में। बिल्कुल। भी गया है, तो उसमें आर्गूमेंट की पावर जो थी ना, वो भी एक फतह होती है, तो वो भी हमने फतह हासिल की। बिलावल साहब ने तो कमाल कर दिया था। वो भी फतह हासिल की सारा। हालांकि लोग जब गए, जो डेलीगेट बने हैं, तो लोगों का ये कहना था कि बिलावल तो भी कल का बच्चा है, यंग है, वो बड़ा गांक सियासतदान है, लेकिन फिर बिलावल ने करके भी दिखाया है। करके दिखाया, जगह जगह करके दिखाया। ऐसे ही है। और जिस तरह से 2-2 3-3 घंटे फेस किया है इंटरनेशनल मीडिया को, उनके सवालों के जवाब दिए, कन्विंस करके उठाया उनको, बिल्कुल। तो वो भी एक पाकिस्तान की बर्तरी उसमें साबित हुई है। और उनके अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो फिर उस बात को जो है वो डिनाई कर सके, उस बात की तरदीद कर सके, जिस तरीके से आर्गूमेंट स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट्स दिए थे बिलावल भुट्टो जरदारी ने। अच्छा, आखिर में सर जाते जाते मुझे ये भी बताइए कि दोबारा कोई मिस एडवेंचर की कोशिश कर सकता है भारत अपनी फेस सेविंग के लिए, या फिर अपनी जो उनकी मकबूलियत गिर गई है उसको दोबारा से बहाल करने के लिए? क्योंकि वहाँ से ऑपरेशन सिंदूर 2 की धमकियाँ आती हैं, कभी कहते हैं हमने पॉज किया है, इसे रिज्यूम करेंगे, तो आर दे एबल टू अटैक पाकिस्तान? देखिए जी, उनको सबकी तो बहुत हुई है, और उसमें ये भी है कि इकोनॉमिक पावर क्या है, जैसे वो पाकिस्तान के 5-6 गुना बड़ी गाँव है जी। हाँ जी। उनकी जो उनके जो शिकस्त हुई है जो मार के हक में मई 2025 में, इसका उनको वो साथ है कि किसी वक्त भी छेड़े हुए, लेकिन मुनासिब वक्त तो किसी उसका तो हो सकता है, लेकिन उनको अकल से इस काम लें तो हम हमसायों की तरह, अच्छे हमसायों की तरह रहें, अमन के साथ रहें। जंग तो वैसे वो किसी मतलब का नहीं है, हमने कितनी जंगें लड़ी। बिल्कुल। हाँ जी, वो 48 में, फिर 65 में, फिर 71 में, और आए रोज़ कुछ ना कुछ दर्दें होती रहती है। उससे क्या फ़ायदा हुआ? सिर्फ एक मैयतों का फ़र्क है ना, एक तरफ मैयतें ज़्यादा हैं, दूसरी तरफ मैयतें कम हैं, तो मैयतों की गिनती का फ़र्क है, उसको तो फतह शिकस्त नहीं आप कह सकते। बिल्कुल ऐसे। एक जगह पे 10 मैयतें, एक जगह 8 मैयतें, रोना तो ना काफ़ी है। बिल्कुल। मिल के सारे अच्छे हमसाए की तरह अच्छे तल्लुकात के साथ इकोनॉमिक रिलेशन, ट्रेड रिलेशन कायम करें, तो मिल के चलें, तो उसका फ़ायदा दोनों मुल्कों को होगा। लेकिन फिर भी अगर वो नहीं मानते, अगर वो कोई मिस एडवेंचर करना चाहते हैं, तो फिर देखिए, हम तो अमन चाहते हैं, हम अमन चाहते हैं, हम मोहब्बत चाहते हैं। जंग लाजम है तो फिर जंग ही सही। एग्जैक्टली। पहली गोली चलाएंगे, फिर दूसरी गोली चलाने की नौबत नहीं आएगी। थैंक यू सो मच सर, इट वाज रियली नाइस हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद यू। नाज़रीन, इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। नाज़रीन, आपको हमारी ये एपिसोड कैसे लगी कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, एपिसोड 21 में फिर से हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।